हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम नंदन कनाडिया है और मैं आपको आज फिजिक्स पढ़ाने वाला हूँ। बच्चों, इस सीरीज में हम एचसीवी में जितने चैप्टर्स है वो सारे के सारे चैप्टर्स की एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कर रहे हैं। अभी तक हमने कुछ कुछ चैप्टर्स के सॉल्यूशंस ऑलरेडी कवर कर चुका है। आज जो हम स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन। उसकी एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस के हम सॉल्यूशंस करेंगे। तो आप भी मेरे साथ वीडियो पॉज करके पहले खुद से कोशिश करते रहना। जो भी क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते जा रहे हैं, पहले आपको जिम्मेदारी है कि आप खुद से सॉल्व करो। फिर अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप उसके सॉल्यूशंस जो है वो देख सकते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, three particles of masses 1 kg, 2 kg and 3 kg are placed at corner ABC respectively of a equilateral triangle of edge 1 meter. हमें यहाँ पे एक इक्विलेटरल ट्राइंगल दिया है EBC और उसकी एज की लेंथ है वो है 1 मीटर। तो ये है हमारा इक्विलेटरल ट्राइंगल और इस इक्विलेटरल ट्राइंगल की एज जो है उसकी लेंथ है 1 मीटर। ये ए बी सी मासेस आर 1 kg, 2 kg एंड 3 kg रिस्पेक्टिवली। तो मैं मान लेता हूं कि यहाँ पे है 1 kg, ये हमारा 2 kg और ये हो गया 3 kg। तो हमसे पूछा है वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम। अब देखो क्या करेंगे। सेंटर ऑफ मास के लिए हमारे पास फॉर्मूला है कि सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट हम लिखते हैं m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। ये हो गया आपका एक्स कोऑर्डिनेट। और y कोऑर्डिनेट के लिए m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। पर इसके लिए मुझे जितने भी मासेस है उसके कोऑर्डिनेट्स पता होने चाहिए। तब कोऑर्डिनेट्स देखते हैं। देखो, इसको मैंने मान लिया ओरिजिन, तो इसके कोऑर्डिनेट्स है 0,0। ये 1 मीटर, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1,0। अब ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो एंगल से सारे कितने होंगे 60। तो बी के कोऑर्डिनेट 1,0, अब सी के कोऑर्डिनेट्स लिखना है। तो ये लेंथ 1 है तो इसका x कोऑर्डिनेट हो जाएगा 1 cos 60 एंड y कोऑर्डिनेट इज 1 sin 60। x कोऑर्डिनेट इज 1 cos 60 एंड 1 sin 60। cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 दैट इज 0.5। sin 60 की वैल्यू √3/2। तो ये हो गया 1 इंटू √3/2। तो ये सी के कोऑर्डिनेट्स मिल गए। अब हम वैल्यूज पुट करते हैं तो क्या होगा देखो। m1 जो है वो है 1 kg, x1 इसका एक्सियम जो है वो है 0, m2 जो है वो है 2 kg, एक्सियम 1, m3 जो है वो है 3 kg और एक्सियम जो है वो 1/2 या फिर 0.5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 दैट इज 1 प्लस 2 प्लस 3। ये हो गया आपका 2 प्लस 3 इंटू 0.5 दैट इज 1.5 अपॉन ये हो गया 6। 3.5 अपॉन 6, तो ये आपका हो जाएगा 3.5 डिवाइड बाई 6, ये हो जाएगा 7/12। तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट मिल गया 7/12। अब उसी तरीके से y कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट के लिए हमारे पास फॉर्मूला है दैट इज y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज m1y1 प्लस m2y2 प्लस m3y3 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। फर्स्ट मास जो था 1 और उसका y कोऑर्डिनेट क्या था 0, m2 का भी y कोऑर्डिनेट क्या है 0 और m3 का y कोऑर्डिनेट है √3/2। 2 kg का y कोऑर्डिनेट 0, 3 kg का y कोऑर्डिनेट जो है वो है √3/2 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3। तब क्या हो गया देखो, ये तो पूरा 0, 3√3 अपॉन 6, तो ये हो जाएगा √3/2। तो ये मिल गया मुझे सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स लिखना है तो मैं x, y लिखेंगे। x कोऑर्डिनेट था 7/12, y कोऑर्डिनेट इज √3/2।
तो ये मुझे सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स मिल गए, दैट इज 7/12 √3 डिवाइड बाई 2। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अच्छा यहाँ पे मैंने गलती कर दी क्या? √3 डिवाइड बाई ये 3√3 डिवाइड बाई ये 2, तो यहाँ पे √3/4। ये छोटी सी गलती हो गई, यहाँ पे हो जाएगा √3/4। चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द स्ट्रक्चर ऑफ अ molecule is shown in figure. Find the distance of center of mass of the molecule from the center of the oxygen atom. हमें यहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिया जिसमें 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच का डिस्टेंस है 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और 2 हाइड्रोजन के बीच का एंगल जो है दैट इज 104 डिग्री। तो आपको इसका सेंटर ऑफ मास निकालना है, कहां से? फ्रॉम द सेंटर ऑफ ऑक्सीजन एटम। ऑक्सीजन एटम के सेंटर से सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा ये निकाल। अब देखो इसमें मैं ये कर रहा हूं, ये ऑक्सीजन, ये 2 हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, ये एंगल जो है वो है 104 डिग्री सेल्सियस। अब हाइड्रोजन का मास अगर m मान रहा हूं तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा 16m। ठीक है, हाइड्रोजन का मास m तो ऑक्सीजन हो गया 16m। अब इनका सेंटर ऑफ मास निकालो आप। दोनों हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास, दोनों का मास इक्वल है, तो इनका सेंटर ऑफ मास इन दोनों के सेंटर पर कहीं पर होगा, मतलब एग्जैक्ट इस लाइन पे कहीं पे होना चाहिए। दोनों हाइड्रोजन का सेंटर ऑफ मास, इसका एम, तो यहाँ पे जहां पे सेंटर ऑफ मास माना है वहां पे मास हो जाएगा 2m। ऑक्सीजन का मास है 16m। ये डिस्टेंस कितना है? 0.96 इंटू 10⁻⁻10 मीटर। अब हमें तो क्या चाहिए? सेंटर ऑफ मास जो चाहिए वो कहां से चाहिए? ऑक्सीजन एटम से। तो ऑक्सीजन के कोऑर्डिनेट्स मान लो 0,0। ऑक्सीजन जहां पे वो मेरा ओरिजिन हो गया तो उसके कोऑर्डिनेट से 0,0। तो फिर इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? इसका ये वाला कंपोनेंट ले लो 0.96 cos थीटा। अब ये 104 है तो ये कितना हो जाएगा? 52। तो ये कंपोनेंट हो जाएगा 0.96 इंटू 10⁻⁻10 cos 52। ये डिस्टेंस हो गया, मतलब ऑक्सीजन से इसका डिस्टेंस है 0.96 इंटू cos 52। अब हम देखते हैं सेंटर ऑफ मास की इक्वेशन, दैट इज आरसीएम लिख लो, वाईसीएम लिख लो। ये जो भी सेंटर ऑफ मास होगा वो इन दोनों के बीच में कहीं पे होगा, मतलब इसे मैं वाई एक्सिस मान सकता हूं। तो वाई एक्सिस पे आया तो सेंटर ऑफ मास ऑन वाई एक्सिस ये हो जाएगा m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। m1 मैंने मान लिया ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का मास दैट इज 16m, पर इसका कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट तो कितना है? 0, तो ये हो गया 0। m2 तो ये 2m, और इसका y कोऑर्डिनेट मतलब ये डिस्टेंस कितनी है? 0.96 इंटू cos 52। 0.96 इंटू 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू cos 52 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 2m प्लस 16m। अब यहां से आप इसे सॉल्व कर लेना, कैलकुलेटर से सॉल्व कर सकते हो, तो आपको एग्जैक्ट आंसर मिल जाएगा। मैं एक बार कैलकुलेट कर देता हूं, तो ये हो जाएगा कुछ हमारा ये न्यूमरेटर में 2m इंटू 0.96 इंटू 10⁻⁻10 इंटू cos 52 अपॉन 18 है। ये m से m कैंसिल, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। 2 इंटू 0.96 इंटू cos 52 और डिवाइड बाई 18, तो ये 0.064 के जितना आ रहा है।
तो ये आपका सेंटर ऑफ मास का y कोऑर्डिनेट, मतलब अगर मैंने ऑक्सीजन को ओरिजिन माना है तो यहां से 0.064 इंटू 10⁻⁻10 इतने डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास मिलेगा। 10⁻⁻10 जो है वो वहीं पे रहेगा। ठीक है, तो ये थोड़ा मतलब कैलकुलेटिव टाइप के क्वेश्चंस है इस एक्सरसाइज में। तो थोड़ी कैलकुलेशन हर एक क्वेश्चन में कहीं ना कहीं, मतलब जैसे फॉर्मूला तो वही है पर कैलकुलेशन वाला जो पार्ट है वो थोड़ा कहीं ना कहीं लंबा हो जाता है। चल आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 7 होमोजीनियस ब्रिक्स ईच ऑफ लेंथ अरेंज्ड एज शोन इन फिगर। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सोचनी पड़ेगी इसमें कुछ कुछ चीज। Each brick is displaced with respect to 1 in contact by L by 10। अब यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिया है जिसमें टोटल 7 ब्रिक्स है और हर एक ब्रिक जो है वो पिछली ब्रिक से L by 10 के जितनी डिस्प्लेस्ड हुई है। तो हमें निकालना है कि ऑरिजिन के रिस्पेक्ट में x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, फाइंड द x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास रिलेटिव टू द ओरिजिन शोन। तो ये आपका ओरिजिन यहाँ पे उन्होंने दिखाया, तो ये ओरिजिन के रिस्पेक्ट में सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें चाहिए। अब मैं ये डायग्राम फिर से ड्रॉ करता हूं। यहाँ पे टोटल 7 ब्रिक्स है, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और ये सेवेंथ। तो ये टोटल 7 ब्रिक्स है और मेरा ओरिजिन जो है वो यहाँ पे कहीं पे है। दिस इज अवर ओरिजिन और लेंथ ऑफ ब्रिक जो है वो टोटल L लेंथ है। अब अगर देखोगे तो फर्स्ट ब्रिक जो है उसका सेंटर ऑफ मास होगा उसके मिड पॉइंट में, टोटल लेंथ L है तो मिड पॉइंट से इसका डिस्टेंस हो जाएगा L/2। तो ये जो डिस्टेंस हुआ वो कितना हो गया L/2। तो फर्स्ट ब्रिक जो है उसका सेंटर ऑफ मास जो होगा वो L/2 डिस्टेंस पे कहीं ना कहीं होगा। अब हमें ये दिया है कि सेकंड जो है वो यहां से L/10 के जितनी डिस्प्लेस हुई। इसका मतलब है कि सेकंड का सेंटर भी जो होगा वो भी कितना डिस्प्लेस हुआ होगा L/10 के जितना। तो सेकंड का जो ये सेंटर है वो होगा L/2 प्लस L/10। तो ये जो डिस्टेंस होगी सेकंड ब्रिक की ओरिजिन से डिस्टेंस होगी L/2 प्लस L/10। थर्ड की, तो थर्ड भी जो है वो इससे L/10 के जितना डिस्प्लेस हुआ। तो इसका सेंटर जहां पे है वहां से L/10 और तो ये हो जाएगा L/2 L/10 प्लस L/10 दैट इज 2L/10। ये हो गया L/5। फोर्थ वन उसका सेंटर कहां पे होगा, ये जो थर्ड वाली है उससे भी L/10 आगे। तो ये जो थर्ड वाली है उससे भी L/10 आगे की बात कर रहे हैं। तो ये थर्ड वाले से भी L/10 आगे। फिर ये जो फिफ्थ वाली है इसमें क्या होगा देखो, जैसे ये लेफ्ट साइड पे शिफ्ट हुई है L/10 के जितनी, तो इसमें से L/10 माइनस कर दो तो ये हो गया L/2 प्लस L/5। या तो फिर ये समझो कि ये दोनों जो है वो सेम डिस्टेंस पे, सॉरी ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है और ये दोनों सेम है। ये बीच वाली जो है वो अकेली अलग से है। ये और ये सेम है मतलब इसका डिस्टेंस हो जाएगा L/2 प्लस L/10 और ये जो है वो कहां पे है L/2 पे। तो मैंने सारी ब्रिक्स के सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन कर ली। फर्स्ट जो है वो यहां से L/2 पे, सेकंड L/2 प्लस L/10, थर्ड L/2 प्लस L/10 प्लस L/10, फोर्थ वन इज L/2 प्लस L/10 प्लस L/10 प्लस L/10। फिर ये जो फिफ्थ है तो ये फिफ्थ और थर्ड एक साथ में ही है, तो ये मतलब थर्ड जो है वो L/2 प्लस L/5, तो ये भी L/2 प्लस L/5। सिक्स्थ वन एंड सेकंड वन उनका भी सेम, फर्स्ट एंड लास्ट उसका भी सेम। अब हम निकालते हैं सेंटर ऑफ मास। तो
एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास हम लिखेंगे 7 ब्रिक्स है, तो m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 कहां तक जाएंगे 7 तक, अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m7 तक। सबका मास जो है वो सेम हमने m मान लिया, तो फर्स्ट का मास m और उसका डिस्टेंस जो है वो l/2, सेकंड का मास भी m और उसका डिस्टेंस हो गया l/2 प्लस l/10, थर्ड का मास जो है वो भी m और उसका डिस्टेंस हो गया l/2 प्लस l/5, फिर फोर्थ की बात करता है, फोर्थ का मास भी जो है वो है m के जितना, पर फोर्थ का डिस्टेंस जो है वो है l/2 प्लस l/5 प्लस l/10, तो ये हो गया l/2 प्लस l/5 प्लस l/10। फिर ये सिक्स्थ की बात करें तो ये फिफ्थ एंड थर्ड जो है वो सेम है और मास भी दोनों के सेम है, तो मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरी थर्ड ब्रिक है उसमें मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्योंकि उन दोनों का मास एंड सेंटर ऑफ मास सेम डिस्टेंस पे है, तो यहां पे 2 से मल्टीप्लाई। फिर सिक्स्थ एंड सेकंड का भी सेम है, मास भी सेम है, पोजीशन भी सेम है, एंड फर्स्ट एंड सेवेंथ के लिए भी सेम है, तो यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई अपॉन क्या हो जाएगा 7 ब्रिक्स है, तो टोटल मास जो है वो ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 7 है। अब इनको कैलकुलेट करते हैं, क्या होगा देखो, ये 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो गया m इंटू एल, फिर इससे हम करते जाएंगे तो ये हो जाएगा 2m, और ये अब तो सबको मल्टीप्लाई काम करता है, सबको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो सबको 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो ये हो गया l और ये हो जाएगा l/5, यहां पे भी 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये l प्लस 2l/5, फिर से अब यहां पे तो 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, तो ये हो जाएगा ml/2 ml/5 प्लस ml/10 अपॉन 7 है। अब बस आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से m जो है वो कॉमन निकल जाएगा, तो ऊपर से m और m कैंसिल हो जाएंगे, फिर इसको एक सिंप्लीफाई करना है, सबका ऐड कर दो, सबका एलसीएम ले लो, तो आपका आंसर जो है वो आसानी से मिल जाएगा। अब मैं यहाँ पे आगे कैलकुलेशन नहीं कर रहा, कैलकुलेशन में बस अब एडिशन करना है, तो ये एक बार आप खुद से कोशिश कर लेना, ठीक है। चलो, होपफुली आपको क्वेश्चंस जो है वो समझ में आ रहे होंगे, इनकेस कहीं पे कंफ्यूजन है तो बच्चों कमेंट करके जरूर बताना, मैं आपके डाउट्स पक्का सॉल्व करूंगा। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन में दिया है a uniform disk of radius r is put over another uniform disk of 2r of a same thickness and density। दो डिस्क है हमारे पास, दोनों डिस्क की थिकनेस एंड डेंसिटी जो है वो सेम है। The periphery of two disks touching each other, we have to locate the center of mass of the system। देखो अब यहां पे दो डिस्क है, एक की रेडियस जो है वो है 2r एंड दूसरी डिस्क है उसकी रेडियस जो है वो है r, दोनों की पेरिफेरी जो है वो टच हो रही है और दोनों को एक दूसरे के ऊपर हमने लोकेट करा है, दोनों की डेंसिटी एज वेल एज थिकनेस जो है वो सेम है। अब देखो यहां पे तो हमें ये निकालना है कि इनका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा। अब सबसे पहले इनके मास के बारे में बात करते हैं, तो हमें ये पता है कि सिग्मा जो होता है वो होता है मास अपॉन एरिया। तो अगर मैं फर्स्ट डिस्क की बात करूं तो सिग्मा दोनों का सेम होगा, क्योंकि डेंसिटी सेम दी है, दोनों की जो मास डेंसिटी है वो सेम है, इनटू एरिया। 2r वाली डिस्क है उसका एरिया हो जाएगा पाई इंटू आर स्क्वायर, दैट इज 4r², एंड दूसरी डिस्क है उसका एरिया रेडियस r है, तो ये हो जाएगा पाई r²। तो दोनों डिस्क के रेडियस हमें मिल गए, मतलब सॉरी मासेस हमें मिल गए, एक का मास है सिग्मा पाई 4r² और एक का है सिग्मा पाई r²। अब सेंटर ऑफ मास की बात कर, तो सेंटर ऑफ मास को हम लिखेंगे m1x1 प्लस
m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब हमें कहीं पे एक ओरिजिन मानना पड़ेगा, तो मैं यहां पे ओरिजिन मान रहा हूं। तो जो आपकी 2r रेडियस वाली डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास जहां पे, वहीं पे मेरा ओरिजिन है। तो 2r रेडियस वाली डिस्क के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0,0। ये डिस्टेंस कितना होगा, ये छोटी वाली के रेडियस के जितना, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए r,0। तो अब मैं यही वैल्यूज यहां पे पुट कर रहा हूं। m1 जो है वो मेरा है सिग्मा पाई 4r², पर x1 0 हो जाएगा तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। m2 इज सिग्मा इंटू पाई r² एंड x2 जो है वो कितना है, r के जितना। अपॉन दोनों मास को मैं ऐड कर देता हूं, दैट इज सिग्मा पाई 4r² प्लस सिग्मा पाई r²। ये क्या हो जाएगा देखो, सिग्मा पाई r³ सिग्मा पाई r³ अपॉन 5 पाई सिग्मा r²। तो क्या होगा देखो, सिग्मा से सिग्मा, पाई से पाई, r² से r², तो आंसर हो जाएगा r/5। कहां से, बड़ी वाली डिस्क के सेंटर से राइट साइड पे r/5 डिस्टेंस पे हमारा सेंटर ऑफ मास होगा। फिर से मैंने कहां पे ओरिजिन माना है, 2r डिस्क है उसके सेंटर पे ओरिजिन माना है, तो जो भी सेंटर ऑफ मास का आंसर मिलेगा वो यहां से मिलने वाला है। तो मेरा आंसर मिला r/5, मतलब पॉजिटिव मिला। तो पॉजिटिव इस डायरेक्शन में होता है, तो ये बड़ी वाली डिस्क के सेंटर से टुवर्ड्स राइट हैंड साइड पे r/5 डिस्टेंस पे हमें सेंटर ऑफ मास मिलेगा। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में हमें दिया अ डिस्क ऑफ रेडियस r इज कट फ्रॉम अ लार्जर डिस्क ऑफ रेडियस 2r इन सच अ वे दैट द एज ऑफ द होल टचेज द एज ऑफ द डिस्क। अब देखो क्या दिया है क्वेश्चन में, एक डिस्क है जिसकी रेडियस है 2r, और ये 2r रेडियस की जो डिस्क है उसमें से मैंने एक डिस्क को कट करा जिसकी रेडियस है r। तो मैंने ये करा, तो एक बड़ी डिस्क में से एक छोटी डिस्क हमने कट कर दी, और उन्होंने कहा है कि द होल टचेस द एजेस ऑफ द डिस्क। तो ये जो होल है वो डिस्क के एजेस को टच कर रहा है। वी हैव टू लोकेट द सेंटर ऑफ मास ऑफ द रेसिड्यूल डिस्क। तो ये कट करने के बाद जो डिस्क बची उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होगा, ये हमें निकालना। अब देखो यहाँ पे जिस भी चीज को हम कट कर रहे हैं उसकी मास डेंसिटी नेगेटिव हो जाती है। अब कैसे, जैसे ये फर्स्ट डिस्क है तो इसका मास अगर लिखना है तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया, सिग्मा इंटू πr²। रेडियस जो है वो आपकी 2r, 2r का स्क्वायर दैट इज 4r²। और जिसको हमने कट करा है उसका मास, हम ये मास m1 मान लिया, कट करने का मास m2, और कट कर रहा है इसलिए उसके सिग्मा को नेगेटिव मानेंगे। तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू एरिया जो है वो हो जाएगा रेडियस r की वजह से πr², पर हमने कट करा है तो मास डेंसिटी जो है वो नेगेटिव मानी है। तो अब इसके सेंटर ऑफ मास की बात करें तो फॉर्मूला तो वही है m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब फिर से मैं ओरिजिन जो है वो यहीं पे मान लेता हूं, फर्स्ट 2r डिस्क के सेंटर पे मेरा ओरिजिन है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स या फिर इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। ये डिस्टेंस r, तो ये हो जाएगा r,0। अब वैल्यूज पुट करते हैं। m1 जो है वो है आपका सिग्मा इंटू पाई इंटू 4r², पर उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट हो गया 0। m2 की बात करें तो m2 हो गया सिग्मा इंटू πr², और इसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट जो है वो है r, डिवाइड बाई m1 प्लस m2, मतलब दोनों मास को ऐड कर दो, सिग्मा पाई 4r² प्लस, सॉरी यहां पे हमें ये ध्यान रखना है m2 का मास जो है वो नेगेटिव सिग्मा है, तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, और नीचे भी क्या हो जाएगा माइनस सिग्मा, तो ये भी हो गया माइनस सिग्मा इंटू πr²।
अब सिंप्लीफाई कर दो तो ये तो जीरो आया तो पूरा जीरो हो गया, ये माइनस सिग्मा पाई आर क्यूब अपॉन 4 पाई सिग्मा आर स्क्वायर माइनस सिग्मा पाई आर स्क्वायर, ये 3 पाई सिग्मा आर स्क्वायर। पाई से पाई कैंसल, सिग्मा से सिग्मा कैंसल, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल, ये हो गया -r/3। -r/3 का मतलब है कि हमने जहां पे ओरिजिन माना है उससे लेफ्ट हैंड साइड पे r/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। ये साइड हम जनरली पॉजिटिव मानते हैं, ये नेगेटिव मिला, मतलब यहां से ओरिजिन से इस साइड पे r/3 डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ मास होगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, स्क्वायर प्लेट ऑफ एज डी and a circular disc of diameter d are placed touching each other at midpoint of a edge of a plate as shown in figure। क्वेश्चन नंबर 9। अब देखो ये मतलब डायग्राम किस तरीके से वो मैं आपको दिखा देता हूं। इस तरीके की कुछ डायग्राम है, ये उन्होंने क्वेश्चन में मेंशन करी हुई डायग्राम है, ये ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ है, 9th ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 2। हमें दिया हुआ है कि जो सर्कुलर डिस्क है उसका डायमीटर जो है वो कितना है, डी के जी, एंड जो स्क्वायर है उसकी एज की लेंथ जो है वो भी कितनी है, डी के जी। तो हमसे पूछा है कि सेंटर ऑफ मास ऑफ द कॉम्बिनेशन अज्यूमिंग सेम मास पर यूनिट एरिया, तो सिग्मा जो है वो दोनों के लिए सेम है, सेम मास पर यूनिट एरिया, सिग्मा की वैल्यू दोनों के लिए हमें सेम दिया है, तो हमें ये निकालना है कि सेंटर ऑफ मास कहां पे हो। अब देखो फिर से वही बात है, ये जो डिस्क है उसका सेंटर ऑफ मास होगा इस सेंटर, स्क्वायर प्लेट है उसका सेंटर ऑफ मास होगा स्क्वायर के सेंटर, तो दोनों के सेंटर जहां पे है वहीं से हमें सेंटर ऑफ मास की कैलकुलेशन करेंगे। डिस्क का सेंटर जहां पे है वहां पे अगर ओरिजिन मान लिया तो डिस्क के सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0। स्क्वायर प्लेट की बात करें तो ये डिस्टेंस हो गया आपका d/2, ये डिस्टेंस भी हो गया d/2, तो ये अगर ओरिजिन है तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे d,0। मास की बात करो तो डिस्क का मास हो जाएगा, मास ऑफ डिस्क, या फिर इसी को मैं m1 कह दूं, तो ये हो जाएगा सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर, रेडियस जो है वो d/2, तो ये हो गया d²/4। इसका मास हो गया m2, सिग्मा इंटू इसका एरिया हो जाएगा लेंथ का स्क्वायर, दैट इज d²। अब सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स की बात करो तो ये XCM m1 x1 प्लस m2 x2 अपॉन m1 प्लस m2। अब देखो यहां पे m1 जो है वो आपका सिग्मा पाई d²/4 पर उसके सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 0 है, तो ये पूरा 0 हो गया, प्लस m2 जो है वो m2 हो जाएगा आपका सिग्मा इंटू d² अपॉन m1 प्लस m2, मतलब दोनों मास को ऐड कर दो, सिग्मा पाई d²/4 प्लस सिग्मा d²। यहां से सिग्मा d² डिनोमिनेटर में से कॉमन क्या निकलेगा, सिग्मा d² कैंसिल हो जाएगा। अच्छा हमने यहाँ पे मास को लिख दिया, x2 लिखना बचा है, x2 क्या हो जाएगा d के जितना, तो ये न्यूमरेटर में यहाँ पे d, तो सिग्मा d² कैंसिल हो जाएगा तो ऊपर बचा d, नीचे बचेगा π/4 प्लस 1, तो ये हो जाएगा d अपॉन पाई प्लस 4 और ये 4, तो ये मिल गया सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट 4d अपॉन पाई प्लस 4, और ये पॉजिटिव में मिल रहा है, मतलब इसके सेंटर से टुवर्ड्स राइट साइड हमारा सेंटर ऑफ मास जो होगा वो 4d/π/4 डिस्टेंस पे होगा। क्लियर है बच्चों, चलो आगे बढ़ते हैं। ये इनिशियल क्वेश्चंस जो है वो कहीं ना कहीं सेंटर ऑफ मास से ही रिलेटेड है, और एक ही फॉर्मूला अभी तक हम यूज कर रहे हैं, मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2, और ज्यादा से ज्यादा अगर कट करने वाले क्वेश्चन है तो उसमें सिग्मा को माइनस में मानता है, तो वो हो जाता है m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। तो इसी एक ही फॉर्मूला पे बेस्ड अभी तक हमने सारे क्वेश्चंस करे। आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7।
कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम ऑफ पार्टिकल शोन इन फिगर। अब यहां से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी की बात है, अभी तक हम सेंटर ऑफ मास की सिर्फ पोजीशन की बात करते हैं। यहाँ पे अलग अलग कितने पार्टिकल्स है, देखो 1 2 3 4 5, 5 पार्टिकल के सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालनी है। अब बच्चों ये जो क्वेश्चन है वो पूरा कैलकुलेशन वाला है, इसमें कैलकुलेशन से ज्यादा है, तो अब हम कैलकुलेशंस के बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं, हम कौन सी फॉर्मूला किस तरीके से यूज करेंगे उसकी बात कर रहे हैं। अब देखो यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी के कंपोनेंट्स ले लो, तो ये आपका कंपोनेंट हो जाएगा 1.5 cos 37 और ये हो जाएगा 1.5 sin 37। अब वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो मुझे ये वेलोसिटी की जब मैं वैल्यूज पुट करूंगा तब विथ डायरेक्शंस लिखनी पड़ेगी। तो ये जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में, ये जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव वाई में, तो मैं जब वैल्यू पुट करूंगा तब इसकी वेलोसिटी नेगेटिव और इसकी भी नेगेटिव पुट करेंगे। इसकी बात करें तो इसकी वेलोसिटी तो जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में है। इसकी बात करो तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी 1 cos 37 और ये हो जाएगी 1 sin 37। इसमें देखो इसकी वेलोसिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है, और यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2 cos 37 और ये है 2 sin 37। अब यहाँ पे वेलोसिटीज जो है पार्टिकल की एक्स डायरेक्शन एज वेल एज वाई डायरेक्शन दोनों में है, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा उसकी भी दो वेलोसिटी होगी, एक वेलोसिटी होगी एक्स डायरेक्शन में, एक होगी वाई में। तो मैं सबसे पहले सेंटर ऑफ मास की एक्स डायरेक्शन की वेलोसिटी निकालता हूं, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन हम लिखेंगे m1 v1 प्लस m2 v2 प्लस m3 v3 प्लस m4 v4 प्लस m5 v5 अपॉन m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट पार्टिकल है उसका मास है 1 kg, तो मैंने यहाँ पे रख देंगे 1 kg। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है, तो अभी मैं सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में जो भी वेलोसिटी है उसी की बात कर रहा हूं। तो ये जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी एक्स डायरेक्शन में नेगेटिव एक्स में वेलोसिटी है 1.5 cos 37, तो यहां पे आप लिखोगे माइनस 1.5 cos 37 प्लस m2 सेकेंड पार्टिकल का मास जो है वो है 1.2 और वेलोसिटी उसकी कंप्लीटली y डायरेक्शन में है, तो इसका x डायरेक्शन में कोऑर्डिनेट हो गया 0। m3 का मास जो है वो है 1.5 और उसकी x डायरेक्शन में वेलोसिटी नेगेटिव x में 1 cos 37, तो ये हो गया माइनस 1 cos 37 प्लस फोर्थ पार्टिकल का मास जो है वह 0.5, वेलोसिटी पॉजिटिव x में है 3 के जितनी, एंड फिफ्थ पार्टिकल जो है वह आपका मास जो है वह 1 kg, वेलोसिटी इज 2 cos 37 अपॉन सब मास को ऐड कर दो m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5। तो ये पूरी कैलकुलेशन बच्चों आप खुद कर सकते हो, ये कैलकुलेटिव थोड़ा ज्यादा है। ये करने के बाद आपको मिलेगी सेंटर ऑफ मास की एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी। सेम अगर वाई कोऑर्डिनेट की चाहिए तो यहाँ पे वेलोसिटीज जो है वो वाई कोऑर्डिनेट की विथ साइन लेनी पड़ेगी, तो वहां से मुझे सेंटर ऑफ मास की वाई कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी मिल गई। और अगर नेट वेलोसिटी चाहिए तो नेट वेलोसिटी हम कैसे करेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी का स्क्वायर और वाई कोऑर्डिनेट के वेलोसिटी का स्क्वायर, दोनों की वेलोसिटी को स्क्वायर करके ऐड करके स्क्वायर रूट लेने पे हमें सेंटर ऑफ मास की नेट वेलोसिटी मिल जाएगी। और इनके से शायद एंगल भी पूछा है, तो एंगल भी आप निकाल सकते हो, टेन थीटा जो है वो वाई कंपोनेंट अपॉन एक्स कंपोनेंट से आप एंगल भी निकाल पाओ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, two blocks of masses 10 kg and 20 kg are placed on x-axis. First mass is removed on axis by first mass is moved on axis by a distance 2 centimeter. By what distance should the second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged? हमें जो दिया है वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। हमें दिया है कि two blocks of masses are placed on x-axis.
ये एक्स एक्सिस पे कहीं पे भी दो ब्लॉक 10 kg and 20 kg. The first mass is moved on the axis by a distance of 2 centimeter. फर्स्ट को हमने 2 सेंटीमीटर मूव करा है. अब देखो क्वेश्चन में कहीं पे मेंशन नहीं है कि 2 सेंटीमीटर आपने राइट साइड पे मूव करा या लेफ्ट साइड पे, बस इतना है कि आपने 2 सेंटीमीटर इसे मूव करा. तो मैंने इसको यहां से यहां पे मूव कर दिया 2 सेंटीमीटर, या तो फिर उल्टा कर दो, यहां से यहां मैंने इसे पुश कर दिया 2 सेंटीमीटर के जितना. What distance should the second mass be moved to keep the position of center of mass unchanged? अब देखो लॉजिकली आपको समझ में आएगा कि अगर इन दोनों का इनिशियली इन दोनों का सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ पे, अगर इसको मैंने यहाँ पे शिफ्ट करा है तो इसको ऑब्वियसली इस साइड पे शिफ्ट करना पड़ेगा. तो मैं मान लेता हूं कि अगर मैंने फर्स्ट पार्टिकल जहां पे है इसमें एक्स के जितना राइट साइड पे इसे मूव करा है, तो मेरे पास दो सिचुएशन है. ये फाइनल सिचुएशन है और यहाँ पे ये इनिशियल सिचुएशन है जहां पे 10 kg और 20 kg का सेंटर ऑफ मास है. क्वेश्चन में दिया है कि जो इनिशियली जहां पे सेंटर ऑफ मास है वहीं पे हमारा फाइनल सेंटर ऑफ मास रहना चाहिए. सेंटर ऑफ मास की पोजीशन जो है वो चेंज नहीं हो रही. अब देखो यहाँ पे अगर 10 kg यहां से मैं मान लू कि x1 डिस्टेंस पे लेफ्ट हैंड साइड पे और 20 kg जो है वो यहां से x2 डिस्टेंस पे, और जहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है वहीं पे मैं ओरिजिन मान लेता हूं. तो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0,0. तो यहां पे मैं इक्वेशन लिख रहा हूं, सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस सिस्टम हम लिखेंगे m1x1 प्लस m2x2 अपॉन m1 प्लस m2. x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज 0. फर्स्ट मास मान लिया 10 kg, ये नेगेटिव साइड में है तो इसे लिख दिया -x1. सेकेंड मास इज 20 और ये x2 पॉजिटिव में है, अपॉन m1 प्लस m2, 10 प्लस 20 30, 30 यहाँ पे मल्टीप्लाइड होके 0 हो जाएगा. ये हो गया -10x1, तो इसको यहाँ पे लिख दो, तो ये हो गया 10x1 इक्वल टू 20x2. तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई. अब यहाँ पे वैसे वही करते हैं, तो सेंटर ऑफ मास का x कोऑर्डिनेट लिखेंगे m1x1. अब देखो जो 10 kg था वो इनिशियली x1 डिस्टेंस पे था, 20 kg जो था वो x2 डिस्टेंस पे, पर अब 10 kg शिफ्ट हो गया 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट हैंड साइड. तो अब यहां से 10 kg का टोटल डिस्टेंस हो जाएगा x1 प्लस 2. तो ये हो गया x1 प्लस 2, पर ये नेगेटिव डायरेक्शन में इसलिए मैंने लिख दिया माइनस ऑफ x1 प्लस 2. इसकी बात करें तो इसका मास जो है वो है 20 और ये डिस्टेंस हो जाएगा x2 प्लस x अपॉन टोटल मास दैट इज 30. अब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन तो चेंज नहीं हो रही, वो तो ओरिजिन जहां पे वही का वही है, तो इसके सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स भी क्या हो गए 0,0. तो ये अगर 0 है तो 30 इंटू 0 भी हो गया 0. ये हो जाएगा माइनस ऑफ 10 इंटू x1 प्लस 2, ये हो जाएगा 20 इंटू x2 प्लस x. इसे सिंप्लीफाई कर दो तो ये हो गया +10 और मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x1 प्लस 20 इक्वल टू 20x2 प्लस 20x. अब देखो 10x1 इज इक्वल टू 20x2, 10x1 इज इक्वल टू 20x2, तो ये कैंसिल, तो यहां से मिल गया 20 इक्वल टू 20x. तो x इक्वल टू क्या मिल गया 1 सेंटीमीटर. इसका मतलब ये है कि अगर आपने 10 kg को 2 सेंटीमीटर के जितना लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करा तो फिर 20 kg को 1 सेंटीमीटर के जितना टुवर्ड्स राइट डायरेक्शन में शिफ्ट करना पड़ेगा. आया समझ में? क्योंकि ये आंसर पॉजिटिव में है, वैसे लॉजिकली भी हमें पता था कि हमें ऑब्वियसली राइट साइड पे शिफ्ट करना चाहिए, तो आंसर के हिसाब से भी वही मिल रहा है. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. क्या दिया है देखो क्वेश्चन में, 2 blocks of masses 10 kg and 30 kg are placed along a vertical line
The first block is raised through a height of 7 centimeter. By what distance should the second mass be moved to raise the center of mass by 1 centimeter? देखो पिछले क्वेश्चन के जैसा ही कुछ है, पर अब यहाँ पे वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्टिंग हो रही है। तो मैं ये मान लेता हूं कि दो ब्लॉक्स जो है वो इस तरीके से कुछ है। फर्स्ट जो है वो है 10 kg एंड सेकेंड इज 30 kg। अब देखना ध्यान से, इनका सेंटर ऑफ मास मान लेते हैं कि यहां पर कहीं पे, दैट इज ओरिजिन। तो इनका सेंटर ऑफ मास जहां पे भी है वहां पे मैंने ओरिजिन मान लिया। ये जितने डिस्टेंस पे है ये डिस्टेंस मान लिया y1 और ये डिस्टेंस मान लिया y2। ठीक है, अब उन्होंने ये कहा है कि मान लो कि फर्स्ट जो है वो 7 सेंटीमीटर से ऊपर चला गया, तो यहां पे जो आपका पुराना 10 kg जो था उससे आपका डिस्टेंस 7 सेंटीमीटर बढ़ गया। मतलब यहाँ पे आपका पुराना 10 kg था, पर यहां से आपने 7 सेंटीमीटर के जितना वर्टिकल डायरेक्शन में शिफ्ट कर दिया। और आपको ये कहा है कि सेकंड को मैं कितना रेज करूं जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर ऊपर चला जाए। तो सेंटर ऑफ मास जहां पे यहाँ पे ओरिजिन पे है, तो सेंटर ऑफ मास ओरिजिन से 1 सेंटीमीटर ऊपर जाना चाहिए। यहां पे आपका सेंटर ऑफ मास है, तो फिर सेकंड की कितने डिस्टेंस से हमें सेकंड को मूव करना चाहिए। तो अब जो सेकंड था वो ओरिजिन से y2 डिस्टेंस पे था, तब मैं मान लेता हूं कि कोई y डिस्टेंस से मैंने इसे मूव करा, तो ओरिजिन से अब इसकी पोजीशन क्या हो गई, y2 प्लस y। मैं फिर से पूरा एक्सप्लेन कर देता हूं। ये मेरी इनिशियल सिचुएशन है जिसमें ये ओरिजिन मैंने मान लिया, ये 10 kg ये 30 kg, इन दोनों का सेंटर ऑफ मास भी जहां पे है वहीं पे ओरिजिन है, तो ये सेंटर ऑफ मास यहीं पे मिल गया। अब उन्होंने कहा कि इसको हमने 7 सेंटीमीटर ऊपर कर दिया, मतलब ओरिजिन से कितने डिस्टेंस पे हुए, y1 प्लस 7। तो ये जो है वो ओरिजिन से y1 प्लस सॉरी ओरिजिन से है, तो यहां पे ओरिजिन है, तो यहां से कितने पे है, y1 प्लस 7। एंड सेकेंड पार्टिकल को कितना शिफ्ट करे जिसकी वजह से सेंटर ऑफ मास 1 सेंटीमीटर अप शिफ्ट हो जाए इन वर्टिकल डायरेक्शन, रेज्ड बाय 1 सेंटीमीटर। तो मैं दोनों इक्वेशन इन दोनों के लिए यूज कर रहा हूं। सबसे पहले इसके लिए सेंटर ऑफ मास के y कोऑर्डिनेट को लिखेंगे m1y1 प्लस m2y2 अपॉन m1 प्लस m2। अब ये ओरिजिन पे सेंटर ऑफ मास माना है, तो ये 0, m1 इज 10 kg, ये हो गया पॉजिटिव y में, तो प्लस y1 प्लस m2 जो है वो आपका 30 kg और वो नेगेटिव y में, इसलिए माइनस y2। तो ये हो गया 30 माइनस y2 अपॉन m1 प्लस m2 दैट इज 40। 0 इंटू 40 करेंगे तो ये 40 0 मतलब 0 हो गया। ये हो जाएगा 10y1 इक्वल टू 30y2। ये हो गई इक्वेशन 1। जो हमारी इनिशियल कंडीशन दी हुई है वहां से मुझे एक इक्वेशन मिली। अब यही इक्वेशन मैं फिर से इसके लिए यूज कर रहा हूं। तो देखो यहां पर अब सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर शिफ्ट हो गया, तो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जो होगी वो 1। जो मास है फर्स्ट दैट इज 10 kg, अब सेंटर ऑफ 10 kg की पोजीशन क्या हो गई, y1 प्लस 7। सेकेंड पार्टिकल का मास जो है वो है 30 kg, और अब उसकी पोजीशन क्या है सेकेंड पार्टिकल की, y2 प्लस y, पर वो नेगेटिव में इसलिए माइनस ऑफ y2 प्लस y अपॉन टोटल मास दैट इज 40। ये अब सिंप्लीफाई करना है, अब और कैलकुलेशन जो है वो अब हम कंप्लीट कर रहे हैं। 40 ये हो गया 10y1 प्लस 70 माइनस 30y2 माइनस 30y। अब देखो 10y1 इक्वल टू 30y, 10y1 इक्वल टू 30y2 है, तो इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर 0 हो जाएगा क्योंकि ये दोनों तो सेम है। तो ये हो गया 40 इक्वल टू 70 माइनस 30y। क्या हो गया देखो 30y, 70 माइनस 40 दैट इज 30, सो y इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका 30 kg का ब्लॉक है उसको आपको शिफ्ट करना पड़ेगा 1 सेंटीमीटर, तब जाके पूरी सिस्टम का सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर ऊपर चला गया।
तो ऊपर वाला 7 सेंटीमीटर पर नीचे वाला सिर्फ शिफ्ट होगा 1 सेंटीमीटर के जितना इन पॉजिटिव वाई, तब जाके पूरा सेंटर ऑफ मास जो है वो 1 सेंटीमीटर से शिफ्ट करेगा। होपफुली बच्चों आपको ये चीजें जो है वो समझ में आ रही होगी। एंड इनकेस कहीं पे अगर डाउट्स है तो बच्चों कमेंट करके बताना, हम जो है वो इसे अच्छे तरीके से फिर से रिवाइज कर लेंगे या फिर आपके डाउट्स जो है वो मैं सॉल्व कर। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। अब ये क्वेश्चन इतना कोई टफ क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, पर इसमें कहीं ना कहीं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। उसका रीजन क्या है बताता हूँ, देखो। कंसीडर अ ग्रेविटी फ्री हॉल इन विच अ ट्रे ऑफ मास एम। ये जो हॉल है वो कैसा है, पूरा ग्रेविटी फ्री, मतलब यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। जो ट्रे है वो ट्रे का मास कितना है, कैपिटल है। ये पूरा हॉल है, इस हॉल में एक ट्रे है जिसका मास है कैपिटल है। कैरिंग अ क्यूबिकल बॉक्स ऑफ आइस ऑफ मास स्मॉल एम एंड एज एल। ये जो आइस क्यूब है उसका मास स्मॉल एम है और लेंथ ऑफ एज ऑफ आइस क्यूब इज स्मॉल एल, कैपिटल एल। It is resting in middle. If the ice melts, by what distance does the center of mass of the tray of this system descends? अब इन्होंने ये कहा है कि इनिशियली तो पूरा बर्फ जो है वो जमी हुई है, मतलब आइस जो है वो पूरा फ्रीज हुआ है, पर कुछ टाइम के बाद ये पूरा मेल्ट हो गया। तो मेल्ट होने के बाद पूरी सिस्टम की सेंटर ऑफ मास कितने डिस्टेंस से डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। अब यहाँ पे देखो, ये पूरी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, तो यहाँ पे कहीं पे भी ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। ये जो बर्फ मेल्ट हो रही है, आइस मेल्ट हो रही है, वो तो एटमॉस्फेरिक रीजन की वजह से हो रही है, मतलब ये कोई इंटरनल प्रोसेस है, कोई बाहर से हमने एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई नहीं कर, ना तो यहाँ पे कोई ग्रेविटेशनल फोर्स है, ना ही एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे नहीं है। अब हमने सेंटर ऑफ मास में पढ़ा है कि जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं होता तब तक सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती। अब यहाँ पे कहीं पे भी कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड नहीं है, सो इसकी पोजीशन में किसी भी प्रकार का चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे जो पूछा है कितने डिस्टेंस से चेंज होगी सेंटर ऑफ मास, तो कोई भी चेंज नहीं होगा क्योंकि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन वहीं की वहीं पर है। तो ये सेंटर ऑफ मास ना ऊपर जा रहा है ना नीचे जा रहा है, तो आंसर जो होगा वो 0। अब यहाँ पे अगर ग्रेविटी फ्री नहीं होता तो फिर कुछ ना कुछ चेंजेस होते हैं, पर यहाँ पे तो पूरी ग्रेविटी फ्री स्पेस है, सो एक्सटर्नल फोर्सेस यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए इसमें सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कांस्टेंट होगी, इसलिए आंसर 0 है। तो बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 10 जो है वो कंप्लीट कर लिए। आप भी साथ में इसे रिवाइज कर लेना, जो भी क्वेश्चन नहीं समझ में आए वो एक बार सोल्यूशन देख के फिर से कोशिश करना, है ना। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस करेंगे, तब तक पढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।